नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि और लोग क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल सकें। ठीक है, तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने बात की थी, अपना सेल डिवीज़न और टिश्यू थोड़ा बहुत कर लिए थे। पिछली क्लास कुछ ज़्यादा तेज़ पढ़ाए थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो कुछ ज़्यादा तेज़ पढ़ा दिए थे। चलो अब हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे 1 घंटे के अंदर की ही क्लास रहेगी शायद, और इसमें ख़त्म हो सकता है आपका टिश्यू, और इसके बाद हम मार्फोलॉजी वगैरह शुरू करेंगे इसकी। तो आप लोग जो बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आती हैं उनकी तरफ ध्यान ना दिया करिए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी आप लोग छुट्टी वगैरह चल रही हैं तो थोड़ा घर पे वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हम आप लोगों को टिश्यू पढ़ाना शुरू किए थे। ठीक है, पिछली क्लास सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे और याद भी हो गई होगी। 1 दिन का गैप मिला था आपको, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको याद करके आए होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने याद नहीं किया है वो लोग याद करते रहिए साथ साथ, क्योंकि अभी हम और ज़्यादा पढ़ा देंगे तो बहुत सारा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे याद करने में दिक्कत होगी। हमने टिश्यू पढ़ाया था। ठीक है, टिश्यू शब्द किसने दिया था आप लोगों को पता होगा, एनग्रीव ने दिया था। भारतीय ऊतक के पिता कौन थे? तो के चौधरी थे। ठीक है, भारतीय ऊतक के पिता के चौधरी थे। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अगर उसका आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू होता है। पहले पिछली क्लास का 1 मिनट में रिवाइज करा दें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू हमने 2 प्रकार के बताए थे। पहला हमने बताया था मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब विभज्योतक ऊतक। दूसरा बताया था हमने परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक क्या होते थे? इनमें जो होता है वो सेल डिवीजन होता है। ठीक है, विभज्योतक ऊतक में सेल डिवीजन पाया जाता था, और ये पौधों के कहाँ पे पाए जाते थे? तो वृद्धि वाले भागों में पाए जाते थे। इसमें 2 पॉइंट केवल इंपॉर्टेंट थे। विभज्योतक जो ऊतक था, मतलब एक तो हमारा विभज्योतक ऊतक था, दूसरा स्थायी ऊतक था। तो विभज्योतक ऊतक तो हम आपको पढ़ा चुके थे, अब स्थायी ऊतक की बात करते हैं। अब विभज्योतक मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो था उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको 1 मिनट में रिवीजन कराए दे रहे हैं। विभज्योतक ऊतक में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। ठीक है, 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट। और विभज्योतक ऊतक कहाँ पे पाया जाता है? तो वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब विभज्योतक ऊतक को 2 प्रकार से बांटा गया था। पहला उत्पत्ति के आधार पर, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब प्रो मतलब पहले, मतलब बिल्कुल शुरुआती अवस्था में पाया जाता था, तो वो कहाँ पे था? ब्रूड में। ठीक है, और इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम जीवन काल में पाई जाती थी। हमने आपसे कहा था केवल याद कर लीजिए, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आप लोग याद करके आए होंगे, तो आज इनके बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पाया जाता था? तो जीवन के कुछ समय बाद तक पाया जाता था। लेटरल मेरिस्टेम और कार्केम्बियम और कैंबियम। ठीक है, ऐसे ही एपिकल मेरिस्टेम हमने आपको बताया था। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? तो नेगेली ने दी थी। हिस्टोरियन थ्योरी हेंसियन ने दी थी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी सिमिड ने दी थी। ठीक है, और इतना सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब आपके बात करते हैं स्थायी ऊतक की। ठीक है, स्थायी ऊतक की बात करते हैं। तो स्थायी ऊतक आप लोगों को पता होगा कितने प्रकार का होता है। पिछली क्लास में भी हमने बताया था, ये 2 प्रकार का होता है, साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, अब साधारण ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आप लोग केवल वो चीज़ याद करेंगे जो हम अभी आगे आपको बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको बता दी जाएगी, वही जब आप लोग याद करें तो वही चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, अब जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक जाइलम मतलब लकड़ी होती है, ये लकड़ी, और फिलोयम मतलब इसको वरास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही का आप लोग अपनी रफ कॉपी में या फिर कॉपी जो भी लेकर बैठे होंगे उसमें ऐसा का ऐसा ही आप लोग चार्ट बना लीजिए। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही आप लोग बिल्कुल चार्ट बना लेंगे, जिससे कि ऐसे स्थायी ऊतक है 2 प्रकार का है, साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, अब हम साधारण ऊतक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जटिल ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण ऊतक में हमने आपको बताया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये साधारण जीवित ऊतक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साधारण जीवित ऊतक कौन सा है? तो पैरेन्काइमा केवल जीवित ऊतक होता है साधारण में। ठीक है,
और क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो पौधों के कोमल भाग में पाया जाता है। कोमल भाग कौन कौन से, जड़, तना, पुष्प में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ये पौधों के ज़्यादातर भागों में पाई जाती है, ठीक है। पौधों के ज़्यादातर भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप लोग इसको लगा देंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। इस कोशिका में कभी कभी हरित लवक आ जाता है, जब इस कोशिका में हरित लवक आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो क्लोरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पैरेन्काइमा टिश्यू में कभी कभी, पैरेन्काइमा सेल में कभी कभी हरित लवक आ जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसका कार्य आप लोग देख लेंगे। जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करता है, मतलब स्टोर करता है जल और खाद्य पदार्थों को, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मदद करता है ये, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कोलेनकाइमा की। तीन थे ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गए, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। तो यह ऊतक यांत्रिक जीवित होता है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है यांत्रिक जीवित ऊतक कौन सा है, तो ऑप्शन देगा कोलेनकाइमा, आप लोग उस पर टिक लगाएंगे कोलेनकाइमा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ज़्यादातर पौधे के भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये शॉर्ट ट्रैक में, जैसे आपसे पूछेगा डाइकॉट प्लांट की हाइपोडर्मिस क्या होती है, डाइकॉट प्लांट की हाइपोडर्मिस क्या होती है, तो कोलेनकाइमा, ठीक है। डाइकॉट क्या होता है, द्विबीजपत्री, ठीक है। मोनोकॉट की क्या होती है हाइपोडर्मिस, तो स्केलेनकाइमा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको ऐसा याद कर लेंगे। रूट की हाइपोडर्मिस क्या होती है, तो पैरेन्काइमा होती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे DCMS-RP हमने ऐसे याद किया था, DCMS-RP। DCMS मतलब डाइकॉट की कोलेनकाइमा, मोनोकॉट की स्केलेनकाइमा और रूट की पैरेन्काइमा। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब कोलेनकाइमा के कार्य आप लोग देख लेंगे। ये क्या करता है, जल संचय तथा हरित लवक होने पर यह भोजन बना लेती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केलेनकाइमा देखेंगे आप लोग, यह मृत साधारण ऊतक होता है, ठीक है। यह मृत साधारण ऊतक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिरों पर नुकीली होती है, ठीक है। इसको स्केलेराइट या स्टोन सेल कहते हैं। स्केलेराइट या स्टोन सेल क्या होता है, यह पौधों के कठोर भाग में पाई जाती है, ठीक है। स्केलेराइट्स या स्टोन सेल क्या होता है, पौधों के कठोर भाग में पाई जाती है। एग्जाम्पल में नारियल और अखरोट, ठीक है। एग्जाम्पल में नारियल और अखरोट, ठीक। स्केलेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो लिग्निन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही ऐसे देखते रहेंगे अच्छे से, और कुछ चीज़ नोट करने वाली है वो नोट करते रहेंगे। और जब आपको PDF मिल जाएगा तो इतना तो आपका ध्यान बना ही रहेगा ना, 12 घंटे के अंदर आपको PDF मिल जाती है ना, सुबह की क्लास की शाम को, शाम की क्लास की सुबह को। तो आप लोग उसको, तब आप लोग इसमें उसमें टिक लगा लेंगे कौन सा हमने इंपॉर्टेंट बताया था, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं बताया था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो तो आप लोगों को याद करना ही है, ठीक है। अब जो दूसरा क्या होता है, जटिल ऊतक, ठीक है। जटिल ऊतक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पीछे चार्ट में हमने आपको दिखाया था, एक जाइलम एक फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम की बात करते हैं। जाइलम 4 प्रकार का होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। जैसे जाइलम ट्रैकिड्स, पहला पार्ट क्या है जाइलम का, जाइलम ट्रैकिड्स। यह कैसी होती है, ये मरी हुई होती है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है तभी तो मरी होती है ना। दूसरा पॉइंट, जीव द्रव्य नहीं होगा तो मरी तो होगी वैसे भी, ठीक है। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है। इसमें ट्रैकिड्स की जो गुहा होती है वो ट्रैकिड में बड़ी होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ब्रायोफाइटा, एरिडियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं जाइलम बेसल्स की। जाइलम बेसल्स की बात करते हैं, ये भी मरी हुई होती है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये जो टिश्यू वाला चैप्टर है ये थोड़ा बहुत बोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें सारी की सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। इसमें हम आपको क्या समझा सकते हैं, आप बताइए हमको। इसमें हम आपको कुछ समझा नहीं सकते ना, जो समझाने वाले वर्ड हैं। तो ये जो है टिश्यू वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, तो आप लोगों का ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको और 30-35 मिनट बैठे रहेंगे, उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम बताते हैं, जो पेपर में आती है, वो चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको, तो आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है। आप उसको नोट करते रहिए और अपना याद करते रहिए, ठीक है। ये सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, ठीक है। सभी लोगों को ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो आप लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जाइलम बेसल्स दूसरा होता है, ये भी मरी हुई होती है। ये कहाँ पे पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, जो जाइलम वेसल्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके जिसमें नहीं पाया जाता है, कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें नहीं पाया जाता है, जैसे हाइड्रोला, यक्का। ठीक है, हाइड्रोला और यक्का में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं जाइलम फाइबर की। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या करता है, ये भी मिरत होती है, इसमें लिग्निन पाई जाती है, यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जाइलम में यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो जाइलम फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि जाइलम में यांत्रिक शक्ति प्रदान कौन करता है, तो जाइलम फाइबर करता है। ठीक है, अब जाइलम फाइबर क्या होता है, ये जल के संवहन में मदद नहीं करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर जो होता है वो जल के संवहन में मदद नहीं करता है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये जीवित होती है, ये जल के संवहन तथा भोजन में मदद करती है। मतलब जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल जीवित होता है। हमने आपको पीछे पढ़ाया था ना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, उसमें भी केवल पैरेन्काइमा आपकी क्या थी, जीवित थी, और सारी की सारी आपकी मृत थी, एक यांत्रिक जीवित थी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से याद रख लेंगे, जो जाइलम पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा जीवित था, तो जाइलम पैरेन्काइमा भी जीवित होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें जीवित कौन है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जीवित है। जब जीवित है तो जल के संबंध तथा भोजन के संबंध में मदद करेगा। ठीक है, अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं पाई जाती है। बेसल्स कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा, बेसल्स नहीं पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब ये इसमें नहीं पाई जाती, कहाँ पे पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जो बेसल्स होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, ये हमने आपको पीछे भी पॉइंट लिखाया था, केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। जाइलम का कार्य इंटरवालों के लिए बहुत पूछता है, तो जाइलम जल तथा खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है इसको। ठीक है, मतलब नीचे जल, आप नीचे ही तो देंगे, नीचे जल देंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचाता है, नीचे से, और ऊपर पत्तियों तक ये जल पहुंचा देता है। ठीक है, जल और खनिज लवण ये नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा देता है, मतलब जड़ से लेकर और पत्तियों तक ये पहुंचा देता है। ऐसे ही फ्लोएम का बिल्कुल उल्टा होता है, ऊपर से नीचे तक फ्लोएम में आता है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे फ्लोएम में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बास्ट होता है। फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है। यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। 4 प्रकार का होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सीव ट्यूब क्या होती है, जो सीव ट्यूब होती है यह एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, सीव ट्यूब कहाँ पे पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इस ऊतक के छोटी अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बड़ी अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो सीव ट्यूब की छोटी अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बड़ी अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो फ्लोएम फाइबर होता है वो मरी हुई होती है और सारी की सारी जीवित होती हैं इसमें। ठीक है, 4 प्रकार हमने आपको बताया, ये ऊपर हमने इसीलिए लिख दिया था। हमने आपको क्या बताया, सीव ट्यूब, कंपेनियन कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें क्या है, फ्लोएम जो फाइबर है, फ्लोएम फाइबर केवल मरी हुई है। ठीक है, बाकी के सब तीनों जीवित हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे। कंपेनियन कोशिका क्या होती है, यह सीव ट्यूब से जुड़ी होती है। यह कहाँ पे पाई जाती है, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडो है यहाँ पे, एरिडो नहीं है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। यह एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है एक बीजपत्री पौधों में कौन सा फ्लोएम नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह भोजन इकट्ठा करती है, वो तो सब लोगों को पता है ना, फ्लोएम भोजन इकट्ठा करती है। फ्लोएम फाइबर यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। विशेष ऊतक कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष ऊतक होते हैं, इसमें केवल आपको याद करना है कि ग्रंथिल रोम ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो तंबाकू और बिच्छू-बटी में। और क्वेश्चन अगर पूछेगा कि तंबाकू में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ग्रंथिल रोम। ठीक है, मकरंद ग्रंथि ये किस में पाया जाता है, तो रूटिएसी और फेबिएसी कुल में। ठीक है, रूटिएसी और फेबिएसी कुल में ये पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पाचन ग्रंथि किस में पाई जाती हैं, तो ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफंथीज और सरसीनिया। ठीक है, इसमें ये पाचन ग्रंथि पाई जाती हैं। ये सभी कीट बच्चे पौधे होते हैं, इसलिए इनमें पाचन ग्रंथि होती हैं। कीटों को खा लेते हैं, इसीलिए इनको
मतलब कीटों को खाने के लिए, पचाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो वो पाचन ग्रंथि इसीलिए इसमें होती हैं। कौन कौन से हैं? ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया, नेफंथीस, सर्सिनिया। ठीक है, ये बाह्य ग्रंथि थी। अब आंतरिक ग्रंथि कुछ करते हैं। आंतरिक ग्रंथि में जैसे तेल ग्रंथि है। तेल ग्रंथि किस में पाई जाती है? नींबू और संतरा में। ठीक है, नींबू और संतरा में तेल ग्रंथि पाई जाती हैं। और गोंद, टैनिन, रेजिन इसमें पाइनस पाया जाता है। ठीक है, जो और जलस्रावी ग्रंथियाँ, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि जलस्रावी ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो पिस्टिया और जलकुंभी में। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल दो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आपको लिख दिए। पिस्टिया होता है, पिस्टिया। ठीक है, पिस्टिया ऐसा लिखा जाएगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे, हिंदी थोड़ी गलत हो जाती है। पिस्टिया और जलकुंभी में जल ग्रंथि पाई जाती हैं। रबड़ छिरी कोशिकाएं किस किस में पाई जाती हैं? तो कनेर, मदार और बरगद। कनेर, मदार और बरगद में रबड़ छिरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और रबड़ छिरी बाह्यकाय किस में पाए जाते हैं? पपीता, भांग और सत्यानाशी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, पहले ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वही चीज़, अब ग्रुप ऑफ टिश्यू का हम स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे सभी चीज़ हम आपको लेकर के चल रहे हैं, धीरे धीरे करके आज आपका ये टिश्यू वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा, और क्वेश्चन सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, अब एपिडर्मिस क्या होती है? मतलब बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या होती है? किसी का भी बाह्य त्वचा मतलब बाहरी आवरण जो होता है। सामान्यतः एपिडर्मिस जो होती है वो एक स्तरीय होती है, लेकिन बरगद और नेफंथीज में बहुस्तरीय बाह्य त्वचा पाई जाती है। तो इसमें केवल आप लोग ये याद कर लेंगे कि सामान्यतः एपिडर्मिस जो होती है वो एक स्तरीय होती है, लेकिन किस किस में बाह्य त्वचा पाई जाती है? बरगद और नेरियम में। ठीक है, मरोदविद मतलब जीरोफाइट। जीरोफाइट कैसे पौधे होते हैं? जीरोफाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लेंगे, 11th-12th में भी बहुत पूछा जाता है। मरोदविद या जीरोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि इस प्रकार पौधे की बाह्य त्वचा मोटी होती है। ठीक है, पौधों की बाह्य त्वचा जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे मोटी होती है उनकी बाह्य त्वचा। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे, आप लोग मरोदविद या जीरोफाइट आपके उसमें पूछा जाता है। ठीक है, 11th-12th में। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों पर पाया जाता है। रंध्र कहाँ पे पाया जाता है? तो मुख्य रूप से पत्तियों पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो बाष्पोत्सर्जन करना होता है। बाष्पोत्सर्जन करना किसका मुख्य काम होता है? तो रंध्र का। ठीक है, रंध्र में मुख्य रूप से दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, गार्ड सेल और सबसिडरी सेल। ठीक है, रंध्र के खुलने एवं बंद होने में कौन सा आयन मदद करता है? तो पोटेशियम आयन मदद करता है। K+ आयन रंध्र के खुलने और बंद होने में मदद करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछता है, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी आयन कौन सा है? तो पोटेशियम आयन। ठीक है, रंध्र एक बीजपत्री पौधों में, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बीजपत्री पौधों में रंध्र कैसा होता है? तो डमरू या डंबल के आकार का। ये चीज़ आपको याद करने की है, इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है। और दो बीजपत्री पौधों में रंध्र कैसा होता है? तो किडनी या सेम के बीज जैसा होता है। ठीक है, रंध्र जीवित होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, रंध्र जीवित होता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, रंध्र जीवित होता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। पाइनस और मेरियम ऐसे पौधे होते हैं जो ठंडे स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब जो ठंडे स्थान पर पौधे पाए जाते हैं उनका स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों में धंस जाता है। ठीक है, पत्तियों में धंस जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा पाइनस और सेब, संतरा, केला, तो पाइनस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब पत्तियों में रंध्र की संख्या कितनी होती है? पत्तियों में रंध्र की संख्या 1000 से 10 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनमें रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पौधे जल में नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जो पौधे जल में होंगे उनमें रंध्र नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास है ये, तो आज की क्लास में आपका टिश्यू पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग आ जाएं। ठीक है, हम लोग क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि और लोग क्लास में जुड़ सकें। तो वैसे तो हमने आपको पिछले बार संडे को सूचना दे दी थी कि ये हमारी मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिससे कि कोर्स आपका जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। ठीक है, और वही चीज़ आपकी चला रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपका थ्योरी क्लासेस वैसे कहीं पे चलती नहीं है, मैंने सोचा कि कहीं पे नहीं चलती हैं
तो ऐसा हम भी नहीं करेंगे कि चलाएं ना। तो हमने इसीलिए आपका पूरा का पूरा कोर्स कराया है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है इतना कि आप लोग इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, ठीक है। क्योंकि लोगों तो को पता ही नहीं होगा कि क्या आजकल कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे थ्योरी क्लास चल रही है या नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको और शेयर करिए जिससे कि और लोग इस पर आ जाएँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रंध्रों के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। आप लोग जब एक बार हमसे पढ़ रहे हैं और दूसरी बार आप लोग इसको PDF देखेंगे तो आप लोग खुद पहचान कर लेंगे कि इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि PDF प्रोवाइड करना, ठीक है। ज़्यादातर लोग PDF इसका प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों के हित में सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसको शेयर करते रहेंगे जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हाँ कहीं पे कुछ चल रहा है, ठीक है। रंध्रों के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, एक आइसोबाइलेटरल, ठीक है, और एक डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। एपिस्टोमेटिक इसको कहते हैं, इसको हाइपोस्टोमेटिक कह सकते हैं, ठीक है। जब रंध्रों की संख्या पत्ती के दोनों सतह पर समान होती है, मतलब दोनों सतह पर समान हो, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल। मतलब बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ, ठीक है, बाइलेटरल, ठीक है। बाई का मतलब 2 होता है ना, तो वैसे आप लोग याद कर लेंगे आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल जब रंध्रों की संख्या, मतलब रंध्रों की संख्या, ये कोई पत्ती है, ठीक है, इसके दोनों तरफ जब रंध्रों की संख्या समान होती है, इधर भी 3-4 हैं, इधर भी 3-4 हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। और डॉर्सीवेंट्रल जो लीफ होती है इसको क्या कहते हैं, जब रंध्रों की संख्या पत्ती के निचली सतह पर अधिक हो, ठीक है, और ऊपरी सतह पर कम हो। मतलब पत्ती की जो होती है इसमें रंध्रों की संख्या निचली सतह पर अधिक हो, मान लो निचली सतह पर 4-5 हैं, इधर 2-3 ही हैं, तो ये कौन सा हो गया, डॉर्सीवेंट्रल, ठीक है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ ये हो गई। ये किस में होता है, तो डाइकॉट में होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे। जो ये आइसोबाइलेटरल होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो मोनोकॉट होता है, और डॉर्सीवेंट्रल का एग्जाम्पल क्या होता है, तो डाइकॉट होता है, ठीक है, डाइकॉट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोडर्मिस। ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पीछे हम आपको इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधों की डाइकॉट, मतलब द्विबीजपत्री पौधों को क्या बोलते हैं, डाइकॉट। डाइकॉट की हाइपोडर्मिस क्या होती है, कोलेनकाइमा होती है। मोनोकॉट की स्केलेनकाइमा होती है, और रूट की पैरेन्काइमा होती है। वो हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, हमने आपको लिखाया था ना, DCMS और RP, ठीक है, याद आ रहा है ना, अभी पीछे ही बताए थे। DCMS RP मतलब रूट की पैरेन्काइमा, मोनोकॉट की स्केलेनकाइमा और डाइकॉट की कोलेनकाइमा। यही चीज़ वो यहाँ पे लिख दी है हम, ठीक है। DCMS RP वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये रूट में अधिक विकसित होती है, ठीक है। जो एंडोडर्मिस होती है वो रूट में अधिक विकसित होती है और तने में कम विकसित होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंडोडर्मिस होती है वो किस में अधिक विकसित होती है, क्वेश्चन पूछे एंडोडर्मिस किस में अधिक विकसित होती है, रूट में या स्टेम में, ठीक है। तो आप लोग लगा देंगे रूट में अधिक विकसित होती है और स्टेम में कम विकसित होती है, ठीक है। एपिडर्मिस की कोशिका ढोलक के आकार की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसकी दीवार, मतलब इसकी दीवार में कैस्पेरियन स्टेप पाई जाती है, ठीक है। इसकी दीवार में क्या पाया जाता है, तो कैस्पेरियन स्टेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद करेंगे। एंडोडर्मिस में ही पैसेज कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन पूछे पैसेज सेल कहाँ पाई जाती है, तो आंसर देंगे एंडोडर्मिस में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल क्या होता है, ये एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है, ठीक है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पार्श्व जड़ का निर्माण। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्व जड़ का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पेरीसाइकिल में होता है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और डाइकॉट पौधों में संवहन बंडल, ये संवहन बंडल अभी हम आपको बताएंगे। डाइकॉट पौधे के जड़ में कैम्बियम रिंग का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकॉट पौधों में, डाइकॉट पौधे के जड़ में कैम्बियम रिंग का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पेरीसाइकिल में। क्वेश्चन पूछता है कि डाइकॉट पौधे में जड़ में, जो डाइकॉट पौधे की जड़ होती है, मतलब द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें होती हैं, उनमें कैम्बियम रिंग का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पेरीसाइकिल में होता है। इसमें अब आगे बात करते हैं पित्त की। पित्त की बात करते हैं तो पित्त क्या होता है, इसमें आप लोग ट्रिक याद करेंगे, डाइकॉट की स्टेम और मोनोकॉट की रूट, ठीक है।
पित्त द्विबीजपत्री के तने में और एक बीजपत्री के जड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपका एक बीजपत्री पौधों की मज्जा मतलब पिट कहाँ पे पाई जाती है, तो आप लोग ट्रिक याद करेंगे DSMR, तो एम का मतलब मोनोकॉट, आर का मतलब रूट, ठीक है, डाइकॉट और स्टेम, तो आप लोग इससे लगा देंगे। इसकी कोशिका पैरेन्काइमा की बनी होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और द्विबीजपत्री में संवहन पुल के बीच में, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें अब आपको यहाँ से बता रहे हैं संवहन बंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th वाले भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 11th वाले जो हैं वो इसको ध्यान से देखेंगे, संवहन बंडल उनका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो संवहन बंडल आपको पढ़ा रहे हैं, यह प्लीरोम से विकसित होता है, ठीक है। संवहन बंडल कहाँ से विकसित होता है, तो प्लीरोम से विकसित होता है। द्विबीजपत्री जड़ में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो पेरिसाइकिल में होता है। ये हम आपको पीछे पॉइंट बता चुके हैं, तो वो सब आप लोग इसमें यहाँ पे लिख देंगे, जब 6 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे तब आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यूपी कैडेट वालों को तो हम बताए थे, चल रहे हैं कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो संवहन बंडल प्लीरोम से विकसित होता है। संवहन बंडल कहाँ से विकसित होता है, तो प्लीरोम से विकसित होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री जड़ में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो पेरिसाइकिल से होता है। एक बीजपत्री पौधों में जाइलम फिलोएम पाया जाता है और द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम फिलोएम तथा कैम्बियम पाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें केवल जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें केवल जाइलम और फ्लोएम ही पाया जाता है। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक बीजपत्री पौधों में क्या पाया जाता है, केवल जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम और आ जाता है, मतलब जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम आ जाता है, ठीक है। संवहन बंडल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से एक एक करके पढ़ेंगे, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। 6 नंबर में आप लोग इतना सब कुछ लिखेंगे। संवहन बंडल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। अब रेडियल संवहन बंडल की बात करते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाएं तो इस प्रकार के रेडियल क्या होता है, रेडियल मतलब जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या, अलग अलग रेडियस पर जब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं तो इस प्रकार के संवहन बंडल को हम लोग रेडियल संवहन बंडल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका रूट, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और यूपी कैडेट वाले जो हैं वो केवल इसका एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल याद करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा उन लोगों से कि रेडियल संवहन बंडल किस में पाया जाता है, तो रूट में, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे रूट, स्टेम वगैरह, तो आप लोग रूट लगा देंगे, ठीक है। रेडियल संवहन बंडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा। आप लोग कमेंट करिए रेडियल संवहन बंडल आप लोगों को समझ में आ गया। रेडियल संवहन बंडल कुछ नहीं है, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाए तो रेडियल संवहन बंडल होता है। ये कहाँ पे होता है, तो रूट में होता है। दूसरी बात करते हैं कॉन्जॉइंट संवहन बंडल की। कॉन्जॉइंट संवहन बंडल क्या होता है, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाएं, मतलब कॉन्जॉइंट, जॉइंट मतलब एक ही होता है ना, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाएं तो कॉन्जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक कोलेटरल और एक बाइकोलेटरल, ठीक है। आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, इसको जब PDF पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप लोग PDF अभी मिल जाएगा आपको कुछ देर में, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। कोलेटरल और बाइकोलेटरल अब हम आपको बता रहे हैं। कोलेटरल क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम पाया जाता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था ना, द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम का कार्य क्या होता है, ये द्वितीयक वृद्धि करता है द्विबीजपत्री पौधों में। अब द्वितीयक वृद्धि हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो लंबाई में होती है, ठीक है, और द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो उसकी चौड़ाई में होती है। मतलब पहले आदमी मोटा होता है, पहले आदमी लंबा होता है, फिर मोटा होता है। तो प्राथमिक वृद्धि लंबाई में होती है, द्वितीयक वृद्धि उसकी चौड़ाई में होती है, वो ही है ये चीज़, ठीक है। इसमें क्या है देखो, द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और इसमें पौधे की मोटाई बढ़ती है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सब हमने 11th वालों के लायक लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको इसमें याद कर लेंगे, ठीक है। और आगे बंद संवहन बंडल, ये भी 2 प्रकार का होता है। कोलेटरल होता है वो 2 प्रकार का होता है, बंद और खुला, ठीक है। बंद संवहन बंडल जब जाइलम अंदर हो और फ्लोएम बाहर हो, ये एक बीजपत्री पौधों में। खुला संवहन बंडल तो ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा यूपी कैडेट में सीधा सीधा कि बंद संवहन बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है। खुला संवहन बंडल किस में पाया जाता है, तो द्विबीजपत्री पौधों में। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, जो बंद रहता है मतलब मान लो घर में बंद रहता है तो कोई घर से बाहर जाता ही नहीं है,
तो वो एक बीजपत्री पौधा कैसा होता है, एक बीजपत्री पौधे के बीज आपने देखे होंगे बिल्कुल पतले होते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे के बीज आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे गेहूँ है, ठीक है, और राइस है, ठीक है, तो वो आप लोग देखे होंगे। और जैसे ही आप लोग इसको देख लीजिए चने वगैरह को, ठीक है, ये द्विबीजपत्री होता है, तो इसमें मोटा कौन होता है, चना मोटा होता है ना, तो कैम्बियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये द्विबीजपत्री, तो खुला किसमें होगा, खुला जो घूमेगा वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो द्विबीजपत्री ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, जो बंद रहेगा वो पतला होता है, वो एक बीजपत्री पौधे। जैसे भी आप लोग याद करें, याद कर लेना इसको। जो बंद संबंध मंडल किस में पाए जाते हैं, तो मोनोकॉट में। खुले संबंध मंडल किस में पाए जाते हैं, तो डाइकॉट में। आगे बात करते हैं बाइकोलेटरल संबंध मंडल, ठीक है। बाइकोलेटरल, इसमें आप लोग केवल ये याद करेंगे, जो बाइकोलेटरल संबंध मंडल होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कुकुरबिटेसी कुल में, मतलब सब्जी वाली फैमिली में कौन सा संबंध मंडल पाया जाता है, तो बाइकोलेटरल संवहन मंडल, ठीक है, बाइकोलेटरल संवहन मंडल। अब हमने दो पढ़ा दिए, तो तीसरा है कॉन्सेंट्रिक संवहन मंडल। यह दो प्रकार का होता है, एक एम्फिक्राइवल, ठीक है, और एक एम्फीवेसल, ठीक है। एम्फिक्राइवल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हाइड्रा और फर्न होते हैं, और यक्का और ड्रेसिना एम्फीवेसल के होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा आपको पूछेगा इंडार्स कहाँ पे होता है, तो स्टेम में। एक्सजार्स कहाँ पे होता है, तो रूट में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद करेंगे। गुल्लीफॉर्म कोश का आप लोग, इसमें एक पेज और है, उसके बाद आपका ये टिश्यू वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुल्लीफॉर्म कोशिका को समझते हैं हम लोग। देखो गुल्लीफॉर्म कोशिका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में पाई जाती है। गुल्लीफॉर्म कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है, जिससे एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन यहाँ पे गलत लिखा है, आप लोग सही लिखेंगे, बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। मतलब गुल्लीफॉर्म कोशिका आप लोग समझ गए होंगे, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है, ये एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां मुड़ जाती हैं इसकी वजह से, जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वार्षिक वलय की। वार्षिक वलय सबसे पहले आप लोग देखेंगे, वार्षिक वलय एक साल में कितनी बार बनता है, एक वर्ष में 2 वार्षिक वलय बनते हैं। एक स्प्रिंग बोर्ड होती है, एक सैप बोर्ड होती है, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग बोर्ड का दूसरा नाम अर्ली बोर्ड, ठीक है। स्प्रिंग मतलब बसंत जो कहते हैं ना, बसंत ऋतु वाली स्प्रिंग, वही स्प्रिंग है। यह लकड़ी बसंत ऋतु में बनती है, ठीक है, इसी कारण इसका दूसरा नाम अर्ली वुड होता है, ठीक है। बसंत ऋतु में कैम्बियम अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह अधिक द्वितीयक वृद्धि करता है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वार्षिक वलय एक वर्ष में कितनी बार बनते हैं, तो 2 बार बनते हैं। स्प्रिंग वुड का दूसरा नाम अर्ली वुड, बस इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है। ऑटम वुड ये सर्दियों के मौसम में बनती है, दूसरा नाम लेट वुड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इतनी है। आगे बात करें, इन्हीं वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की उम्र के बारे में पता लगाते हैं। मतलब जो ये वार्षिक वलय बनती है ना, एक साल में 2 वार्षिक वलय बन जाती हैं, तो उन्हीं को गिनकर हम पौधे की उम्र का पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल का पौधा हो चुका है, ठीक है। जैसे कि कहीं रोड के किनारे पौधे वगैरह लगे होते हैं, वो बहुत पुराना हो जाता है, तो उसकी उम्र ऐसे ही निकालते हैं कि कहीं ये गिरने वाला तो नहीं है, तो वन विभाग वाले जा कर के उसको कटवा देते हैं, ठीक है। तो वो यही सब चीज़ गिन के इसको तब करते हैं, ठीक है। और अब पौधों की उम्र ज्ञात करने के अध्ययन को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। पौधों की उम्र ज्ञात करने के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अब हार्टवुड और सैपवुड हमने आपको बता दिया ना, हार्टवुड और सैपवुड पर 2 चीज़ें हैं इसमें। हार्टवुड का दूसरा नाम क्या होता है, आप लोग ऐसे समझ लेंगे, HD, ठीक है, ट्रिक है ये, HD, ठीक है। H फॉर हार्टवुड, D फॉर ड्यूरामेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम ड्यूरामेन होता है, ये अमृत होती है, ठीक है। इसमें इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगले पेज पर, और इसमें किसी बीमारी का संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। सैपवुड HDSA, मतलब सैपवुड का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, अल्बर्नम, ठीक है। यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिखी थी, HDSA मतलब हार्टवुड, ड्यूरामेन, सैपवुड और अल्बर्नम, ठीक है। ये चीज़ आपकी, अब यहाँ पे आपका टिश्यू खत्म होता है, और अभी हम आपको अभी छुट्टी नहीं करेंगे, अभी आपकी जो है आपके जड़ तना और 1-2 और आपके पढ़ाएंगे, यहाँ पे PDF में दे रखा होगा, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
क्लास को शेयर कर दीजिए, जो लोग जिनको प्यास लगाइए तो वो लोग पानी पी लेंगे, ठीक है। पानी पी लेंगे और बैठ जाएंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और मैं भी पानी पी ले रहा हूँ, आप लोग भी पानी पी लीजिए, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, तभी आपका कोर्स ख़त्म होगा। चलिए, हम लोग पानी पी चुके हैं, अब चल रहे हैं आगे, ठीक है। आगे चल रहे हैं तो अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें देख पा रहे होंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, इसमें पौधों के बाहरी आकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, पौधों की बाहरी आवरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पौधों के बाहरी आवरण का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो बाहरी आकार का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि, ठीक है। ये हमने आपका छोटा सा फिगर बनाया है, देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे जड़, ठीक है। जड़ कहाँ पे होती है, सबसे नीचे जड़, ये हमने बना दी। और फिर स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई हमारी, ठीक है, ये लीफ हो गई। और इस पे पुष्प आ जाता है, तो पुष्प हो गया। यहाँ पे सबसे नीचे आप लोग देख पाते होंगे डंठल सा लगा होता है, वो पुष्पक्रम होता है, ठीक है। इस पे फल आ जाते हैं, तो वो फल आ गया, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्ती वगैरह। तो आप लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाए गए हैं, और इसी में से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। एनाटॉमी क्या होती है, इसमें पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी सेल का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स वंशागत और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। पौधों का वर्गीकरण, इसमें निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजी, इसमें क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, जड़ वाला, ठीक है। जड़, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांकुर की झिल्ली को क्या कहते हैं और परांकुर की झिल्ली को क्या कहते हैं, दोनों आप लोग याद कर लेंगे। मूलांकुर की झिल्ली को सीलोराइजा कहते हैं, परांकुर की झिल्ली को किलोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। मूलांकुर की झिल्ली क्या कहलाती है, सीलोराइजा कहलाती है। और परांकुर की झिल्ली क्या कहलाती है, तो किलोप्टाइल कहलाती है, ठीक है, किलोप्टाइल कहलाती है। अब आगे बात करें, यहाँ पे आप लोग ऊपर फिगर में क्या देख पा रहे हैं, देखो जो स्टेम, वही चीज़ हमने पहले लिखा है। सबसे पहले जैसे कोई सीड हमने बुवाई कर दी इसकी, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, आप लोगों को पता है ना, पहले स्टेम निकलेगा या जड़ का निर्माण होगा, बताइए, आप लोग बताइए पहले। आप लोग बताएंगे, सबसे पहले कोई बीज हम बुवाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी जड़ निकलती है या फिर तना निकलता है, तो सब लोगों को पता होगा ना, उसमें सबसे पहले जड़ निकलती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है सबसे पहले। तो आप लोग जब पीडीएफ पढ़ेंगे, जो लोग क्लास देख रहे हैं वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है हमने और उसके बाद क्या लिखा है। जो लोग केवल पीडीएफ देखेंगे तो वो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जड़ का निर्माण कहाँ से होता है, तो मूलांकुर से होता है। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं, एक पेज में आपका जड़ खत्म हुआ है तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट लिए गए होंगे, इसमें से आप लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे और सब याद करेंगे, ठीक है। जो जड़ की झिल्ली होती है उसको मूलांकुर कहते हैं और मूलांकुर की झिल्ली को सीलोराइजा कहते हैं, ठीक है। जड़ का निर्माण कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। मूलांकुर की एक झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, सीलोराइजा कहते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, मतलब मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ठीक है। अब जब जड़ का निर्माण मूलांकुर से हो तो इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़। मतलब आप लोग केवल ये याद रखेंगे, जो टैप रूट कहाँ पे पाई जाती है, डाइकॉट में, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट कहाँ पे पाई जाती है, तो मोनोकॉट में। अब इसको समझेंगे तो क्या समझेंगे आप लोग, जब मूलांकुर से उत्पत्ति हो उसकी, मतलब मूलांकुर से जड़ का निर्माण हो तो मूसला जड़ होती है, मूलांकुर से ना होकर कहीं और से हो तो अपस्थानिक होती है, ठीक है। वही चीज़ है, यहाँ पे जड़ के प्रकार आप लोग देख लेंगे, इसमें सीधा सीधा पूछता है फ्यूजिफॉर्म रूट किस में पाए जाते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश की कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आप लोग इसमें हिंदी की पीडीएफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा देते हैं, तो ये सब हम लोग आप लोगों के भले के लिए ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बीएससी में जा कर के दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग अभी से ही अपना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का प्रैक्टिस इतना करते रहिए। अब फ्यूजिफॉर्म क्वेश्चन भी ऐसा ही, कभी कभी बायोलॉजी में तो क्वेश्चन सीधा सीधा दे देता है, इंग्लिश में भी वही चीज़ लिख दी और हिंदी में ही वही चीज़ लिख दी, तो सीधा सीधा आप लोग याद कर लेंगे। फ्यूजिफॉर्म रूट कहाँ पे पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो मूली में पाई जाती है। नेपीफॉर्म रूट कहाँ पे पाई जाती है, शलजम में, ठीक है। नेपीफॉर्म में ये लिखा है, ठीक है, नेपीफॉर्म रूट, ठीक है। नेपीफॉर्म रूट कहाँ पे पाई जाती है, ये फ्यूजिफॉर्म लिखी है, आप लोग लिख लीजिए। अगर हिंदी वाले हैं कुछ लोग तो लिख लेंगे फ्यूजिफॉर्म, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म,
जी फॉर्म, ठीक है, हिंदी थोड़ी सही नहीं है तो फ्यूजी फॉर्म आप लोग लिख लेंगे। फ्यूजी फॉर्म किस में पाई जाती है, क्वेश्चन केवल ऐसा ही आएगा कि फ्यूजी फॉर्म रूट किस में पाई जाती है, तो रेडिस में। नेपी फॉर्म रूट किस में पाई जाती है, तो सलजम में, ठीक है। फैसिकुलेटेड रूट किस में पाई जाती है, डहेलिया में। स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है, गन्ना और मक्का में। प्रॉप रूट किस में पाई जाती है, बरगद में। क्लाइंगिंग रूट किस में पाई जाती है, आर्किड में। रेस्पायरेटरी रूट किस में पाई जाती है, तो राइजोफोरा में, ठीक है। रेस्पायरेटरी को क्या कहते हैं, श्वसन जड़। श्वसन जड़ किस में पाई जाती है, राइजोफोरा में। स्वांगीकरण जड़ किस में पाई जाती है, सिंघाड़ा में, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, इसको आप लोग याद करेंगे। परजीवी कुछ पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग केवल ट्रिक ये लिखेंगे, परजीवी ऊपर हेडिंग डालेंगे, नीचे ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। CLBORBS, ठीक है, CLBORBS। C फॉर कस्कुटा, L फॉर लोरेंथस, B फॉर वेलिसनेरिया, O फॉर ओरोबैंकी, R फॉर रेफलेसिया, B फॉर वलेमोफोरा, S फॉर सांटिलम, इसको चंदन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी में से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ट्रिक लिखेंगे, हमारे साथ लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग, कॉपी आप लोग लेकर बैठे ना, CLB/ORBS, ठीक है। आप लोगों ने भी लिख लिया होगा, जैसा हमने लिखा है वैसा ही लिखिए, ठीक है, जैसा हमने लिखा है वैसा ही लिखेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है CLB है, इसमें शुरुआत से यहाँ से एक डंडा खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब शुरुआत से एक छोड़ के, और इसमें नीचे वाले में लास्ट से एक छोड़ के एक डंडा खींचेंगे या लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या बताया हमने, जो एक ये बचा है इसको आप लोग क्या लिखेंगे, जो यहाँ से डंडे से पहले वाले को, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, जो डंडा यहाँ पे खिंचा है ना, जो लाइन खिंची है, इसके पहले इसमें तो ये ऐसी, तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, पोड, ठीक है, पोड। आप लोग जितना हम बता रहे हैं उतना भी कर रहे हैं, पोड लिखिए। और इसमें भी डंडे से पहले को क्या लिखेंगे, पोड, ठीक है, पोड, ठीक है। और इधर आप लिख लेंगे अपोड, ठीक है, अपोड, ठीक। यहाँ पे आप लोग समझने वाली चीज़ है तो समझ लेंगे। हमने आपको क्या बताया, ऊपर लिखेंगे CLB, नीचे लिखेंगे अपॉन में ORBS। उससे बाद में क्या करेंगे, जो CLB है, C को छोड़ करके एक डंडा खींचेंगे और उधर लास्ट में S को छोड़ करके इधर डंडा कर देंगे। अब डंडे से पहले मतलब लाइन से पहले क्या होगा, पूर्ण, ठीक है, ऊपर एक बचा पूर्ण में, नीचे 3 हो गए पूर्ण में, ऊपर एक अपूर्ण में और नीचे भी एक अपूर्ण में, ठीक है, ऊपर 2 अपूर्ण में हो गए ना, LB। अब आप लोग एक चीज़ बताएंगे हमको, जैसे अपॉन में ये है, अब ऊपर क्या होता है, तना होता है या जड़ होता है, तो ऊपर तना होता है, ठीक है, नीचे आपकी जड़ होती है। तो जो नीचे वाले इसमें दिए हैं वो सब जड़ें हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब आप लोगों से पूछे कि पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे ओरोबैंकी, ठीक है। पूर्ण जड़ परजीवी क्या है, ओरोबैंकी, ठीक है। और रेफलेसिया और वलेमोफोरा, ये पूर्ण जड़ परजीवी है ना, हमने आपको बताया ना। इसमें आप लोग फिगर यहाँ पे देखिए, इसमें ये फिगर देखिए आप लोग, ये जो हमने लिखा है ना, इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एक लाइन खिंची हुई है, लास्ट का क्या है, अपूर्ण हमने लिख दिया, तो ये अपूर्ण जड़ परजीवी है। नीचे वाला जड़ होता है ना, ये हमने जड़ लिखा है, यहाँ पे तना लिखा है, ये ऊपर वाला तना है, नीचे वाला जड़ है। अब अपूर्ण यहाँ पे लिखा है तो S फॉर सांटेलम या चंदन, S फॉर सांटेलम या चंदन, ये अपूर्ण जड़ परजीवी है, ठीक है। और ये तीनों पूर्ण जड़ परजीवी हैं। ऊपर वाले ये जो C है, ठीक है, ये पूर्ण तना परजीवी है, और LB अपूर्ण तना परजीवी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट चैप्टर है तना, ठीक है। तने का निर्माण कहाँ से होता है, तो परांकुर से होता है। परांकुर के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जैसे क्लोप्टाल कहते हैं, ठीक है। तने में नोड और इंटरनोड पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछता है इनमें से किसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, मतलब नोड जैसे कि यहाँ से पत्ती लगती है ना, एक पत्ती यहाँ से लगी होगी, एक यहाँ से लगी होगी, एक यहाँ से लगी होगी, तो इसमें नोड क्या होता है, नोड ये चीज़ होती है, जहाँ से पत्ती लगी होती है वो नोड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से लगी हुई है ना, जैसे कोई पत्ती यहाँ से लगी है, ठीक है, तो ये कहाँ से लगी है, यहाँ ये पॉइंट है, इससे लगी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई पत्ती यहाँ से शुरू हो गई है, तो ये यहाँ से लगी है ना, तो ये इसका नोड हो गया। अब दूसरी पत्ती यहाँ से लग गई, ठीक है, तो अब एक पत्ती और दूसरी पत्ती के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझेंगे यहाँ पे, जैसे एक पत्ती यहाँ से निकली है और दूसरी पत्ती यहाँ से निकली है, जहाँ से निकली है वो उसका नोड है, और दोनों नोडों के बीच में इंटरनोड, ये रेंज जिसका इंटरनोड होता है, ठीक है। तने वाला ये रेंज जिसका इंटरनोड होगा, ठीक है, ये बीच का एरिया नहीं, तना इसका इंटरनोड ये होगा, ठीक है। अब ये 3 प्रकार का होता है तना, 3 प्रकार का होता है, भूमिगत,
वायवीय और अर्धवायवीय, मतलब अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना क्या होता है, जैसे कि राइजोम, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन, राइजोम कैसा तना है, राइजोम का एग्जाम्पल दीजिए, तो अदरक और हल्दी। राइजोम भूमिगत तना है, इसके एग्जाम्पल अदरक और हल्दी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे अदरक कैसा तना है, तो राइजोम का एग्जाम्पल है, ये भूमिगत तना है। ट्यूबर मतलब आलू, आलू एक तने का रूपांतरण है। ठीक है, जड़ नहीं है, नीचे रहती है ना, लेकिन आलू नीचे रहता है ना खेत में, तो लेकिन वो तने का भूमिगत रूप है। ठीक है, तने का भूमिगत रूप है। आलू, अदरक, हल्दी तीनों तने होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको सही से याद करेंगे। अब अर्धवायवीय तना क्या होता है, इसमें पहला रनर आ गया, रनर का एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे दूब घास किसका एग्जाम्पल है, तो रनर का। ठीक है, ऑफ सेट के एग्जाम्पल क्या हो गए, जलकुंभी और फिस्टिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वायवीय तना की। ठीक है, वायवीय तना की, वायवीय तना की बात करते हैं। और वायवीय तना क्या होता है, इसमें हमने आपको सब कुछ फिगर में भी दिखाया। जैसे भूमिगत तना क्या होता है, जमीन के नीचे रहता है। देखिए, तना जो होता है वो जमीन के नीचे रहता है। अर्धवायवीय क्या होता है, ज़्यादातर नीचे रहता है, लेकिन थोड़ा वो ऊपर भी आ जाता है, वो अर्धवायवीय तना होता है। अब ऐसे ही आपका वायवीय तना होता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा वायु में होता है, नीचे कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे फिल्ले क्लोर होता है, इसमें नोड और इंटरनोड एक से अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे किसमें नोड और इंटरनोड एक से अधिक पाए जाते हैं, तो नागफनी में। ठीक है, अब क्लेडोड, क्लेडोड इसमें नोड और इंटरनोड एक ही होता है। क्वेश्चन पूछे नोड और इंटरनोड एक किस में होता है, तो शतावर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल शतावर होता है। अब आगे बात करते हैं पुष्पक्रम की। ठीक है, पुष्पक्रम क्या होता है, आप लोग थके नहीं होंगे ना, थके नहीं होंगे आप लोग, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब एक दो चैप्टर और कराएंगे अभी आपको, उसके बाद आपका क्लास जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक दो क्लास और कराएंगे, उसके बाद आपका ये जो है क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, और पुष्पक्रम क्या होता है वही हमने आपको बताया था अभी पीछे। पुष्पक्रम इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैटकीन पुष्पक्रम किस, कैटकीन पुष्पक्रम है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा शहतूश, तो आप लोग शहतूश लगा देंगे। ठीक है, शहतूश। स्पेडिक्स तो केला, स्पेडिक्स का एग्जाम्पल केला। कूट चक्र का एग्जाम्पल तुलसी। स्पाइकलेट या पेनिकल का एग्जाम्पल गेहूं, धान या ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली का पुष्पक्रम क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछे तुलसी का पुष्पक्रम क्या होता है, तो कूट चक्र। केले का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पेडिक्स। शहतूश का पुष्पक्रम क्या होता है, कैटकीन। ठीक है, गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पाइकलेट या पेनिकल। ठीक है, मुंडक। सूरजमुखी का पुष्पक्रम या जितने भी कंपोजिटिव फैमिली के अंतर्गत आते हैं उन सब का पुष्पक्रम क्या होता है, तो मुंडक। बरगद का पुष्पक्रम क्या होता है, हाइपोथोरियम। ठीक है, गोरियम नहीं है यहाँ पे, आपको जब पीडीएफ मिले तो यहाँ पे थो कर लेंगे, हाइपोथोरियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पॉलिनेशन। अगला चैप्टर आपका पॉलिनेशन है। ठीक है, परागण क्या होता है, अगर किसी नाम के आगे, ठीक है, नाम के आगे हम लोग फिली लगाओ, ठीक है, तो हम उसको परागण कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़, हम दो चैप्टर आपको कराएंगे अभी, एक पॉलिनेशन और परकीड़न, दोनों एक ही जैसे चैप्टर हैं। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर दें, यहाँ पे देखिए परागण की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, मतलब इसकी ट्रिक लिखी है। अगर किसी नाम के आगे फिली लगाओ तो उसको परागण कहते हैं। ठीक है, अगर नाम के आगे कोरी, चोरी, छोरी कुछ भी लगाओ तो उसको परकीड़न कहते हैं। मतलब इसकी स्पेलिंग आपको CHORY होती है, इसको आप लोग कुछ भी पढ़ें। ठीक है, कोरी पढ़ लें, चोरी पढ़ लें, छोरी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, जैसा कि आपको याद रहे, तो वो क्या होता है, वो परकीड़न होता है, डिस्पर्सल होता है। अब आपको इसको केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पॉलिनेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एलोगेमी। पहले सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पौधा होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में केवल एक ही पौधा होता है। ये दो प्रकार का होता है, जिटेनोगेमी और कैल्सिटोगेमी। जिटेनोगेमी और कैल्सिटोगेमी। जिटेनोगेमी क्या होता है, इस प्रकार के परागण में एक ही पौधों पर नर और मादा पाए जाते हैं। मतलब एक ही पौधे पर नर और मादा पाए जाते हैं। एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर निषेचित कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछे कि एक ही पौधे पर नर और मादा जब पाए जाते हैं, एक पौधे के पुष्प से परागकण अगर निकल कर
और दूसरे को निषेचित कर दे तो क्या होता है, जिटिनोगैमी होता है। ठीक है, कैल्सिटोगैमी क्या होता है, ये पुष्प हमेशा बंद होता है तथा इसमें एक ही पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प को निषेचित कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, कैल्सिटोगैमी के एग्जाम्पल मूंगफली और कनकौआ। ठीक है, अब पर परागण मतलब एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। ये दो पौधे होते हैं, जब दो पौधे होते हैं तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को अभी हमने बताया जब फिली लगाओ, ठीक है, तो क्या होता है, वो पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है। आपसे पूछे वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो एनिमोफिली कहते हैं। जूफिली किसके, जंतु द्वारा परागण को जूफिली कहते हैं। जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण को कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक है, कायरोपटेरोफिली कहते हैं। ठीक है, कायरोपटेरोफिली चमगादड़ द्वारा कायरोपटेरोफिली। ठीक है, और कीटों द्वारा एंटोमोफिली, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, एंटोमोफिली। कीटों में, जंतु में, या कीटों में कह दो, कीटों में भी जंतु में सबसे अधिक परागण किससे होता है, तो मधुमक्खी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जो कीट होते हैं, कीट में भी जो जंतु होते हैं, उनमें सबसे अधिक परागण कौन कहता है, तो मधुमक्खी द्वारा होता है। सांप द्वारा परागण को ऑफियोफिली कहते हैं। चिड़िया द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्थिनोफिली। ठीक है, हाथी द्वारा परागण को पैराबोसलोफिली कहते हैं। चींटी द्वारा परागण को मायरमीकोफिली कहते हैं। घोंघा द्वारा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। इसी में से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी में से हो जाएगा परागण वाला। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यक्का। इस पौधे में परागण किसके द्वारा होता है, तो मौत कीट जो होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है, मौत कीट द्वारा परागण किस में होता है, तो यक्का में होता है। अब लास्ट चैप्टर आज का है आपका परकीड़न या डिस्पर्सल। परकीड़न, ये नाम के आगे हमेशा चोरी छोरी छोरी ये कुछ भी लगाओ, CHORI इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एनिमोचोरी मतलब, और जूचोरी और हाइड्रोचोरी। ये सब आपको पता है। एनिमो वाला अभी हमने आपको क्या बताया था, हवा वायु द्वारा परकीड़न को क्या कहते हैं, एनिमोचौरी कहते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एनिमोकोरी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पैराशूट विद द्वारा, पैम्पस द्वारा और गुब्बारा द्वारा। ठीक है, तो पैराशूट विद द्वारा किस में होता है, कंपोजिटिव फैमिली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैराशूट विद द्वारा परकीड़न किस में होता है, तो एग्जाम्पल दिया होगा आपका सूरजमुखी या कोई और फसल कंपोजिटिव फैमिली की। ठीक है, पेपस द्वारा परकीड़न किस में होता है, तो कंपोजिटिव फैमिली में पेपस द्वारा भी होता है। गुब्बारा द्वारा परकीड़न किस में होता है, तो कॉर्डियोस्पर्म में होता है। ठीक है, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पंख जैसी संरचना पाई जाती है, उनको एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन से पुष्प ऐसे होते हैं, इनमें से कौन से फल ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प जैसी संरचना, जो पंख जैसी संरचना पाई जाती है, तो हिप्टेल, अर्जुन और डायस्कोरिया। ठीक है, कुछ बीज ऐसे होते हैं, ये फल थे, अब बीज की बात कर दी तो ये बीज हो गए। जल द्वारा परकीड़न किस में होता है, नारियल, कमल का फूल, सिंघाड़ा, निम्फिया, कुमुदनी, मतलब ज़्यादातर जो जल में रहते हैं उनमें। जूचोरी क्या होता है, मार्टिया में परकीड़न जंतु द्वारा होता है। ठीक है, मार्टिया नाम, और फब्बारा जैसा परकीड़न इकेलबियम में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आज कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है ना, तो अब आप लोगों की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्लास सब समझ में आ रही होंगी। और इसकी अगर कुछ लोगों को अगर इसके उसमें क्वालिटी में अगर दिक्कत हो रही है, तो क्वालिटी ये हम लोग वीडियो अगर लाइव करते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो YouTube अपने पास रख लेता है वीडियो। ठीक है, अब इतना इकट्ठा नहीं करता है, वो बहुत सारे प्रोसेसिंग में रहती है। ठीक है, जब तक वीडियो प्रोसेसिंग में रहती है तब तक वो 360 या 720p में चलती है। ठीक है, अब जैसे ही वो प्रोसेस उसकी ओवर हो जाती है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 144, 240, 360 और ये 720 वगैरह सब कुछ ऑप्शन तभी मिलते हैं। तो अभी अगर आप लोग इसको 360p या 720p पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी तक हमारी ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पर प्रोसेसिंग में चल रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग इसकी ख़त्म होगी तो वो वीडियो आपको 144p और ये सब में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपना वीडियो उसमें 144 और 240 में भी डाला करिए, तो ये हम लोगों के ऊपर नहीं होता है, ये यूट्यूब के ऊपर होता है। यूट्यूब जब तक प्रोसेसिंग अपनी पूरी कर देता है, जब तक पूरी नहीं करता है तब तक ये 360 और 720 में ही दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास जो है वो सब समझ में आई होगी। अब इसके बाद में आपकी 2 क्लास और होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे। 1-2 दिन में आपकी क्लास होगी फिर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।